दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। हमारा इकोनॉमी का करंट अफेयर चल रहा था, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो हमारी रिवीजन क्लासेस जो हैं चल रही हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो जिसमें हम मई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के अभी इस स्लॉट के अंदर हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें लेक्चर नंबर 6 जो है अब हम आगे जो है स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हिंदी मीडियम को बता देता हूँ कि मेरी इकोनॉमी को लेके हिंदी मीडियम में वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 की किताब आ चुकी है। आप उसको चाहें तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और साथ में माइंड मैप भी इसके लेटेस्ट वाले, जिसमें मैंने 14 चैप्टर न्यू इंक्लूड किए हैं, वो भी मैंने अपलोड करके डाल दिए हैं। काफ़ी कुछ नयापन है और काफ़ी कुछ इसमें इंक्लूड किया है, जिसे वो मुझे लगता है कि पीटी ओरिएंटेड माइंड मैप्स में चीज़ें ज़्यादा हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं मॉडर्न हिस्ट्री पे काम कर रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री की, क्योंकि इंग्लिश मीडियम को मैं काफ़ी कुछ पहले ही दे चुका हूँ, अब हिंदी मीडियम की धीरे-धीरे बारी आ रही है। तो अब हम हिस्ट्री एक ऐसी, देखो मेरा टारगेट ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री एक 200 सवा 200 पेज में लिख देना, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। जैसे कि हालाँकि स्पेक्ट्रम की किताब ने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट, बहुत मैक्सिमम फैक्ट्स इसने कवर किए हैं। लेकिन जो इसने कवर नहीं किया, अब हम उसको भी इस जो हमारी इन फ्यूचर में जो मॉडर्न हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स टाइप की जो चीज़ आएगी, क्योंकि हमारा जो बेस मटेरियल होगा वो स्पेक्ट्रम ही होगा। लेकिन उसमें हम कुछ अपनी तरफ से भी इनपुट्स डालेंगे, ताकि आपको लगे कि नहीं यार इस चीज़ की भी ज़रूरत है। ताकि अगर कोई एक हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट अगर 200-250 अगर खर्च करता है, तो उसको ये फ़ील हो कि यार मैं ठगा नहीं गया। ठीक है? तो चलिए फिर अब आगे कंटिन्यू हम जो है करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कोयले की बढ़ती माँग। ध्यान से समझना, ये टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए यूपीएससी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो पहला तो वर्ड आ गया कोयला। तो आपको पता होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है, बेसिक क्वेश्चंस जो हैं कोयले से बनाए गए हैं, राइट? इसके टाइप से रिलेटेड जो भी हम आगे अभी पढ़ेंगे, उस उससे रिलेटेड भी जो बेसिक क्वेश्चन जो हैं, अगर हम प्रीवियस पेपर्स को देखें, लास्ट 27 से 28 साल के पेपर्स को देखें, तो वहाँ से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये टॉपिक, हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से एक एमसीक्यू जो है बनाया जा सकता है, जिसके कारण हमने इस टॉपिक को यहाँ पर रखा है। एक बात और, मैं यहाँ पर कोई मतलब फास्ट रेस वाला साहब नहीं है यहाँ पे। मेरे यहाँ पर अगर आप मेरी देखिए, मैंने आपको पीडीएफ भी दे ही दूंगा, तो ऐसा नहीं, आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे सच में समझना चाहते हैं, जो सच में चाहते हैं कि यार एक बार वीडियो सुन ले तो चीज़ें जब बहुत अच्छे से क्लैरिटी क्लियर हो जाएंगी, तो उनके लिए रामबाण यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी हुआ क्या? और दूसरा, यहाँ से एक तो क्वेश्चन ये टाइप्स में निकल गया। दूसरा, आज के समय पैटर्न कहाँ है, टोटल रिजर्व्स किधर है कोयला को लेके, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। और भी जो सभी डायमेंशंस जो हम आगे कवर करेंगे, उसमें भी काफी सारी चीजें जो कवर करी जाएंगी। तो कोयले की बढ़ती मांग में आखिर पहला पॉइंट ये है कि खबरों में क्यों है ये। भाई ये है कि नवीकरण ऊर्जा के महत्व के बावजूद आज भी जो है कोयला भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत ही बना हुआ है। अगर हम अपने कोल को, अगर हम अपने पावर के डिस्ट्रीब्यूशंस को देखें, यानी कि जहाँ से मतलब कि अगर देखें बिजली जहाँ बनाई जाती है, वहाँ पे हम देखेंगे अभी भी 50%, मोर देन 50% के आसपास जो मेन सोर्स ऑफ मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, वो कहीं ना कहीं कोल है। अब आप ये सोचो, लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेने का। ठीक है, मैं आपको एक कंसेप्ट और भी समझाऊंगा। लोग कहते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल बंद करो, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि इलेक्ट्रिसिटी पे, हमें इलेक्ट्रिक गाड़ी पे करना चाहिए। आपको पता है जो लिथियम आयन जो बैटरी होती है, अगर कम से कम आपको कार्बन न्यूट्रन करने के लिए कम से कम उसको 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास चलाना होगा, जब जाके मान के चलना कि आपने, मतलब जब 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास जब चलाने के बाद ही लगे ये महसूस होगा कि आपने, क्या नाम है, मतलब कि पर्यावरण को पोल्यूट करने से बचा रहे हो। तो 1.5 लाख किलोमीटर, और यूजुअली एक आदमी अपने जीवन काल में हद मार के 1 लाख सवा लाख किलोमीटर ही चला पाता है। आप समझे मेरी बात को? तो जिसके कारण हमें ये लगता है कि कोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन इसको हमें बचाना है, ताकि इससे CO2 यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जिससे कि वातावरण गर्म होता है, उसको हम बचा सकें। इसके लिए बेस्ट पार्ट मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है सोलर सबसे बेस्ट लगता है। सोलर क्यों नहीं, कि सोलर की देखो, मैं आपको डायमेंशंस खोल रहा हूं कि सोलर की गाड़ियां क्यों नहीं आती। भाई ऊपर छत पे भी लगा दो, बोनेट पे भी लगा दो, पीछे भी लगा दो, सोलर की गाड़ियां क्यों नहीं बन सकती? वो सोलर प्लेन जब बने हैं, तो सोलर की गाड़ियां भी बन सकती हैं इन फ्यूचर में। तो खैर, हम टॉपिक से भटक रहे हैं, हम पॉइंट पे आते हैं। तो ये हुआ कि कोयला भी आज के समय में जो है प्रमुख स्रोत बना रहेगा, जिसमें देश की ऊर्जा क्षमता की एक तरह से स्थिति को समझ लेते हैं। इस यहाँ पर एक ये स्थिति ये निकल के आ रही है कि 2029 और 30 में
लगभग 200 266, ठीक है, गीगावाट गीगावाट तक पहुंचने की जो है अगर बात करें तो जीवाश्म ईंधन जो हमारे कोयले से जलते हैं, वो पेट्रोल और जो सारी सारी चीजें हो गई, इससे जो डीजल हो गई, इससे जीवाश्म ईंधन से अगर हम बात करें, जो हम बिजली अगर हम बनाएंगे, तो हमें ये पता चलता है कि करीब 266, ठीक है, गीगावाट मतलब कि पहुंचने की उम्मीद है। जिसमें अगर हम बात करें तो भारत की कुल खपत का इन फ्यूचर में 40%, देखो ये चीज समझाने के लिए आप देख लीजिएगा, हालांकि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना है कि भारत में कोयले की जो खपत है वो कहीं ना कहीं 40% तक जो है आगे जो है बढ़ जाएगी। यानी कि ये हमारे लिए अगर मैं बोलूं तो ये कंसर्न के तौर पर हमें जो है देखने को मिल रहा है कि हाँ, हमारी जो है 40% के आसपास जो है इन फ्यूचर के अंदर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 40%, एक ये रेशियो आपने याद रखना है कि इन फ्यूचर के अंदर 40%, तो क्यों, देखो हो सकता है यूपीएससी यहां से क्वेश्चन बना दे कि इन फ्यूचर में 100% बढ़ जाएगी, तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि यार अगर हम यही कंजप्शन रहा, अगर यही पैटर्न अगर हमने फॉलो किया, तो इन फ्यूचर के अंदर 40% है, ठीक है, लेकिन 100% नहीं होगी। तो ये चीज आपने, एक ये जो टॉपिक है इसको आपने दिमाग में रखना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। जिस तरह से 2022-21 का पेपर देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेग टाइप में पूछे जा रहे हैं, आपके एनालिटिकल स्किल्स को चेक किया जा रहा है, तो जिसके कारण मैं कह सकता हूं तो ये 40% आपने याद रखना है। अब थोड़ा समझते हैं कोयले को लेके, ये इसको हम थोड़ा बाद में आएंगे, पहले हम समझेंगे कोयले के ऊपर। देखो कोयला एक प्रकार से जीवाश्म ईंधन है, यानी कि भाई ऑफ कोर्स आपको पता है, सबके बारे में इसके बारे में डिटेल में जाऊंगा। जीवाश्म ईंधन का मतलब ये समझे कि एक बार यूज कर ले तो उसके बाद उसको, मतलब कि जीवाश्म ईंधन है ये, कहीं ना कहीं काफी सालों से जो है बना हुआ है, जो तलछटी चट्टानों के रूप में पाया जाता है, जिसको हम ब्लैक गोल्ड, कोयले को हम एक तरह से ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन आज के समय अगर देखें भारत के अंदर, वो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल और डीजल तो काफी सीमित है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योगों के, हालांकि भाप इंजन तो एग्जिस्ट हो रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं अभी आज भी हेरिटेज साइट्स पे जो चलाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बिजली पैदावार करने के लिए भी जो इसका महत्वपूर्ण सोर्स जो हमें यूज किया जाता है। कोयले से उत्पन्न बिजली का थर्मल पावर प्लांट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्रूशियल पॉइंट कि थर्मल पॉइंट में मान के चलो 80% से ज्यादा कोयला जो है यहाँ पर कंज्यूम जो है किया जाता है। और दुनिया के प्रमुख कोयला उत्पादकों में देखें तो जिसमें चीन भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडोनेशिया और भारत कहीं ना कहीं शामिल है। तो आपको ये 5 कंट्रीज का भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 कंट्री कहीं ना कहीं हाईली इंपॉर्टेंट हमें जो है देखने को मिल रही है, जिसके अंदर आपका चीन आ गया, आपका अमेरिका आ गया, आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया, आपका इंडोनेशिया आ गया, और कहीं ना कहीं आपका जो है भारत भी जो आपको देखने को मिल रहा है। ये तो हो गई बात। अब समझते हैं कोल के रिजर्व्स को लेके। कोल के रिजर्व्स अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो हमें ये देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा जो रिजर्व, सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं झारखंड। देखो इनमें रिजर्व्स की बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही, ध्यान समझना। प्रोडक्शन में उड़ीसा आगे है, लेकिन रिजर्व्स की बात करें तो कहीं ना कहीं झारखंड, उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा आसपास है, जिसमें हमें छत्तीसगढ़ उसके बाद, यानी कि आपको अगर देखो, आप एक वर्ड याद रखो, जीओसी, जीओसी, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। मैं जब याद करता था तो ऐसे याद करता, जीओसी याद रखता था, हाँ भी झारखंड उड़ीसा, और कोल के आगे जीओसी जरूर लिख देता था, ताकि मैं निमोनिक्स बना सकूं, ताकि चीजों को जो मैं याद कर सकूं। तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में कुछ हमें इस प्रकार से अगर देखें तो हमें कोयला देखने को मिलता है, जिसके अंदर अगर बिगेस्ट कोल रिजर्व्स अगर वर्ल्ड में देखें तो आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए कि जिसके अंदर यूएसए 23%, रशिया 15%, ऑस्ट्रेलिया 14%, चाइना 13% और इंडिया आपको जो है 10% के हिसाब से जो है देखने को मिलता है। यहां से भी अगर मैं बोलूं तो यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ये चीज आपने, अगर आपने जो है बात करके रखने, और अगर हम कोल प्रोड्यूसिंग में देखें, यानी कि इसकी निकालने की क्षमता देखें कि भाई कोल जितना धरती में से निकाला जा रहा है, उसमें सबसे आगे चाइना है, उसके बाद इंडिया है, यूएसए, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया और रशिया। रशिया सबसे कम जो है अगर बात करें निकाल रहा है, उसके बाद इंडिया, लेकिन इसका रेशो आसपास ही जो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है कहीं ना कहीं चाइना जो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद ये समझते हैं कि भारत में कोयले का वितरण, क्योंकि ये भी हमें एक बेसिक के तौर पे समझना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी स्टेट पीसेस वाले जो क्वेश्चंस यहां से बनाए जा सकते हैं। हमारी तरफ से कोयले में देखें तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र में मिलता है, जिसको हम 250 मिलियन वर्ष पुराना, अब देखो भाई ये तो यहाँ मैं ये नहीं समझाने वाला, इसके लिए बॉस 11th क्लास की ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िएगा, उसके अंदर काफी डिटेल में दे रखा है, अब वहां से पढ़ सकते हैं।
तो भारत के लगभग 98% जो कोयला भंडार हैं, यह बात याद रखना, और कुल कोयला जो उत्पादन का 99% जो है गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। यानी कि जब भी अगर कुछ आ जाए तो गोंडवाना को ही टिक करके आना, इस चीज को आपने याद रखना है। तो ध्यान रखना कि 98% जो कोयला भंडार है और कुल कोयला जो उत्पादन का 99% जो कोयला क्षेत्रों से प्राप्त यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। और भारत के धातु क्रम ग्रेड के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता वाला कोयला जो था गुड़वाना क्षेत्र से ही प्राप्त जो है हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम देखें, अगर इसके ग्रेड्स में आए, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 में अगर हम आए, तो हमें उच्च जो ग्रेड्स को जो हमें देखें अगर हम मिलता है, वो कहीं ना कहीं जो हमें कोयला जो है गुड़वाना क्षेत्र से ही जो हमें प्राप्त हमें देखने को मिलता है। यह है दामोदर, जिसके अंदर झारखंड और आपका पश्चिमी बंगाल हो गया, महानदी जिसमें छत्तीसगढ़ उड़ीसा हो गया, गोदावरी जी हाँ महाराष्ट्र हो गया, नर्मदा घाटियों में जो है कुल मिलाकर, इन घाटियों के अंदर, नदियों में नहीं, घाटियों में, इस चीज को याद रखिएगा। हो सकता है यूपीएससी पे नदियां लिख दे तो भी आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। घाटियों में जो है कुल मिलाकर अगर देखें तो पाया जाता है। इसके बाद अगर आप इसके माइंस को देखें, थोड़ा सा देखें, यहाँ पे नोटिस करें, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट दे रखा है। तो आप देखें, सबसे ज्यादा देखें झारखंड, देन उड़ीसा, ठीक है, इसी के जैसे फिर आपका आपका हो गया छत्तीसगढ़। तो ये तीन, जिसको मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म दिया था जेओसी, इसको आप देख के यहाँ यहाँ आपको जो है कोयला मिलता है, आप इसको जो है देख लीजिएगा। इसके बाद एक आता है त्रिशरी कोयला क्षेत्र आता है, जिसको 15 से 60 मिलियन वर्ष पुराना जिसको माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन नमी और सल्फर की मात्रा भरपूर होती है। तो ये भी एक पीटी का फैक्ट है, इसको आप जरूर आप याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं इसमें अगर देखें तो कार्बन की जो मात्रा होती है वो लो होती है और सल्फर की जो मात्रा होती है वो अप होती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और त्रेशयरी कोयला जो क्षेत्र होता है मुख्य रूप से अतिरिक्त प्रायद्वीप क्षेत्रों तक ही जो है कुल मिला के सीमित है, जिसके अंदर असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय की तलछटी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल में जो है कुल मिलाकर जो है पाए जाते हैं। यानी कि जो मेजर बेल्ट्स हैं आपकी, जो अगर मैं बात करूं, जो मेजर बेल्ट्स को छोड़ के जो ये वाला एरिया हो गया, थोड़ा ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, थोड़ा सा लाइक ये वाला एरिया हो गया, तो ये सब यहाँ, ये वाला एरिया जो थोड़ा सा हो गया, तो ये सब इसी एरिया को जो है इसी बेल्ट के तौर पे जो हम समझते हैं। वर्गीकरण की अगर हम देखें कि कोयले को किस किस तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, भारत के अंदर 4 तरह के वर्गीकरण है। पीट आपका मद्रास के अंदर भी मिलता है, आपने देखा होगा, और एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट के 4 वर्गीकरण हमें जो है देखने को मिलते हैं। एंथ्रासाइट में देखें तो 80 से 95% जो है कोयला मतलब कार्बन सामग्री मिलती है इसके अंदर, एक उच्च कोटि का जो हमें देखने को मिलता है, और खास तौर पे जम्मू कश्मीर में कम मात्रा में जो पाया जाता है। उसी जैसे बिटुमिनस, ठीक है, जिसमें 60 से 80% के आसपास जो है कोयला पाया जाता है, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, जो गोंडवाना काल का है। और ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा कोयला अगर देखें तो बिटुमिनस ही जो है पाया जाता है। फिर लिग्नाइट कोयला, जिसमें 40 से 55% कार्बन सामग्री मिलती है, जिसमें उच्च नमी सामग्री भी जो देखने को मिलती है, जो राजस्थान, लखीमपुर, असम में और तमिलनाडु में जो कुल मिला के पाया जाता है। और पीट, इसमें 40% से भी जो कम सामग्री और कार्बन पदार्थ लकड़ी से कोयले के परिवर्तन के पहले चरण से प्राप्त होता है। तो ये भी हमें जो है कुल मिलाकर जो है मिलता है। जो बेसिकली जो अगर मैं बात करूँ पीट का जो यूज होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, वो जो आयरन जब हम लोहा पिघलाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि हार्ड में होता है, और इसलिए इसका जो सबसे ज्यादा यूज जो है बेसिकली जो है वहां पर किया जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जो हमारा ये टॉपिक है कि जिसमें जो टॉपिक हमारा सूक्ष्म लघु मध्यम आकार के उद्यम, ठीक है, तो हमारे लिए ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। देखो यहाँ से क्वेश्चन दो दो टाइप के बन सकते हैं, मतलब 2 एंगल से बन सकते हैं। एक तो या तुमसे पूछ लेगा कि भाई माइक्रो, स्मॉल, मीडियम की डेफिनेशन क्या है। एक तो या तो डेफिनेशन से लेके जो है क्वेश्चन पूछ लेगा, जिसको हम इंग्लिश में परिभाषा कहते हैं, ठीक है। एक जो क्वेश्चन पूछेगा कि अब आपको मान लो 2 या 3 या 4 कोटेशन दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा, और कुछ भी बोल देगा कि लाइक 80% जनसंख्या जो है एस एम एस ई उद्योग के अंदर लगी हुई है, कुछ इस तरह से, मतलब कि मैं अगर बोलूं तो एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको दे सकता है। तो हमें यही चीज समझनी पड़ेगी कि जिसके कारण ये टॉपिक थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट
हो जाता है। तो इसमें ये है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के जो उद्यम ऐसे संगठन हैं, जो आम तौर पर 250 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार नहीं देते। यानी कि हमें ये समझ आ गया कि 1 से लेके 2050 मतलब कि 250 के बीच में जो होते हैं, उनको सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योगों के अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनका जो है कैटेगरी क्या होती है। तो हमें यही पता चलेगा कि हालाँकि वैश्विक स्तर पर यह क्षेत्र 2 तिहाई से अधिक रोजगार सृजन करने के लिए जिम्मेदार होता है। आप समझ रहे हैं 3/4 यानी कि 1/4 में जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हैं और बाकी के बाकी जो सब हैं वो एसएमई जो छोटे-मोटे जो उद्योग होते हैं उनके अंदर ही जो है कुल मिलाकर जो है रहते हैं। तो इसलिए इसका अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखूँ तो हाँ, ये हमारे लिए उद्योग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई छोटी-मोटी फैक्ट्री होगी, क कारखाना हो गया, छोटा-सा हो गया, मान लो कोई ब्रेड बनाने का कारखाना हो गया या फिर कोई और भी कोई मतलब के कारखाने हो गए, छोटे-मोटे जो लघु उद्योग हो गए, तो उस तरह के उद्योगों को हम इस तरह से कहते हैं। तो क्राइटेरिया में अगर हम देखें, थोड़ा-सा समझने की हम कोशिश करें, तो हमें ये समझ आता है कि क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि रिवाइज़ एमएसएमई जो क्लासिफिकेशन को किया गया है। इसको बस कह दिए, अब इनको इस कंपोजिशंस को याद रखें। देखो 3 तरह के क्लासिफिकेशंस निकाले गए हैं, जिसके अंदर माइक्रो, स्मॉल और आपका जो है मीडियम के तौर पे जो है देखने को हमें जो है मिलता है। जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर के क्राइटेरिया को देखें तो हमें ये समझ आता है कि इन्वेस्टमेंट अगर हमारी मतलब कि 1 करोड़ या फिर टर्नओवर हमारा 5 करोड़ के बीच में हो, तो इनको हम जो है माइक्रो के नाम से जो है इनको जानेंगे। इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर के हिसाब से अगर हम बात करें तो। तो जिनका भी इन्वेस्टमेंट यानी कि जितना भी निवेश अगर होता है, उसका अगर 1 से लेके और टर्नओवर जो है कुल मिला के जो बिज़नेस किया, तो 5 करोड़ के बीच में हो, तो उसको हम जो है माइक्रो के नाम से जानते हैं। स्मॉल में हमारा ये होगा कि जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ के आसपास हो और करीब जो टर्नओवर हो मतलब 10 करोड़ के मतलब कि 1 करोड़ से कम और इसमें है 10 करोड़ से कम और टर्नओवर जो है 50 करोड़ से अगर कम हो तो इसको हम जो है स्मॉल के नाम से जानेंगे। और मीडियम में अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 20 करोड़ से कम होगी और टर्नओवर जो होगी वो 100 करोड़ के आसपास होगी। यानी कि जो जो एट द एंड प्रॉफिट और जो सेल्स होगा आपका, देखो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, इस चीज को समझना। ये टर्नओवर है, जो आपकी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, जो टर्नओवर है, जो आप व्यापार कर रहे हैं, प्रॉफ़िट लॉस वो बात की बात है। लेकिन टर्नओवर कितने का व्यापार हो रहा है, तो उस चीज़ को इसके अंदर जो है काउंट जो है किया गया। तो ये अगर हम बात करें तो न्यू क्लासिफ़िकेशन आपको जो है रिवाइज़ क्लासिफ़िकेशन के हिसाब से आपको एमएसएसएमई के द्वारा जो है समझना यहाँ पर पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से दोस्तों एमसीक्यू हिट किया जा सकता है। इवन यहाँ से जो मैं बात बोलूँ, तो यहाँ से एमसीक्यू बनाया भी जा सकता है। तो आपको मोटा-मोटा जो रेशियो है, एक तो ये अगर मैं बात करूँ, आपको एक तो ये याद रखना है और साथ में आपको ये जो क्लासिफ़िकेशन है, ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। क्योंकि अगर देखिए, अगर आप ये याद नहीं रखेंगे फिर फ़ायदा क्या होगा? आप समझे मेरी बात को? तो इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से जो है रख के चलिएगा। फिर इसके बाद इसके इम्पैक्ट को समझ लेते हैं। आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएसएमई जो की भूमिका क्या होती है? देखो, आपको पहले क्या याद रखना है, जीडीपी में कितना परसेंटेज है? आस-पास 30% के हिसाब से योगदान देता है। हमें ये बात समझ आ गई कि कहीं न कहीं जीडीपी के अंदर इसका जो योगदान होता है दोस्तों, वो करीब 30% के आसपास है। इन एक्सपोर्ट में देखें अगर हम, एक्सपोर्ट में देखें तो करीब 48% और 48% जो होता है काफ़ी बड़ा एक डेटा होता है। तो 48% जो है, अब देखो आस-पास हो सकता है यूपीएससी में अगर आपको 50% भी दे दें, तो भी आप वो टिक लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए उसमें अगर 45 और 50 के बीच में आए तो आप 50 पे टिक लगा दीजिएगा। अप्रॉक्स वो सारी चीज़ें जो चलती हैं वो मतलब कि अप्रॉक्स चलती हैं। और साथ में अगर हम रोजगार सृजन की अगर मैं बात करूँ तो वो कहीं न कहीं 110 मिलियन 10 मिलियन मतलब 11 करोड़ लोगों को जो है रोजगार प्रदान करता है। तो जिसके कारण बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट मिलता है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि कहीं न कहीं ग्रामीण भारत के साथ इसके उद्योग काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है जुड़े हुए हैं। तो ये हमने जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के अंदर सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योग के बारे में हमने थोड़ा-सा समझा, इसकी कैटेगरी को समझा और अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हम आगे बढ़ते हैं।